आप कैसे हैं? स्वास्थ्य कैसा है आपका? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और जी। आपको जो है नवरात्रा की माँ दुर्गा क्या जो है आपको जो है आशीर्वाद प्राप्त हो। पूरे जी। देश को और विश्व को भी माँ जी। दुर्गा जी। का आशीर्वाद प्राप्त हो इस नवरात्रा के समय, यह ईश्वर से प्रार्थना है। जी। जी। और साथ में आपका भी प्यार, स्नेह और मार्गदर्शन बना रहे तभी तो आनंद आएगा। समाज में कैसे रहना है, कैसे लोगों को दिशा धारा देना है, ये भी तो महत्वपूर्ण विषय है। जो आपसे हमें प्रेरणा मिलती है, अनुभूतियाँ मिलती हैं, ये भी तो बड़ा श्रेष्ठतम कार्य है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आपको हमारे वीडियोज मिल रहे हैं? हाँ, मैंने वीडियो देखा है, एक दो, पूरे तो नहीं देख पाया। जी। और हम्म। आ, जी। कहाँ तक आपको लग रहा है कि हमारे सोए हुए साथी अभी भी सोए हुए हैं और वो जागने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जबकि जागने से उनका बड़ा भला होने वाला है। जी। उन्हें अपराध मुक्त भारत भी मिल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिल जाएगा। बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो सकेगी। झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले, झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ेंगे। और पुलिस 15 दिन में अकाट साक्ष्यों का संग्रहण कर चालान पेश कर सकेगी। और आम व्यक्ति जो आज वर्षों बरस कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है, वकीलों की फीस दे रहा है और हर कोई उसका शोषण कर रहा है, हर कोई उसका अपमान कर रहा है, उससे वो बच जाएगा। उसे कहीं कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में उसे न्याय मिल जाएगा। और सभी के ऊपर धन की वर्षा होगी। और जितनी धन की वर्षा की जाएगी उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा अर्थदंड के स्वरूप। इस प्रकार भारत सरकार के पास इस मॉडल से लगभग 10 गुना संपत्ति पहुंच जाएगी, जो आज सभी तरीके से पहुंच रही है। और फिर एक दूसरा मॉडल है पेपर करेंसी मुक्त भारत, जिसकी 2% ट्रांजैक्शन फीस के आधार पर भारत सरकार के पास दूसरा 10 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा। लिहाजा भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, जो सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल शिक्षा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता आदि की आसानी से पूर्ति करते हुए हम अब भारतवासियों को टैक्स मुक्त भी कर पाएंगे, कर्ज मुक्त भी कर पाएंगे। जी। और जी। सभी 140 करोड़ लोगों को हम जो है रोजगार का मौलिक अधिकार दे पाएंगे। उनकी अपनी स्थिति के हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, टूल्स दिए जाएंगे, मशीनरी दी जाएगी और टीम में उन्हें अभ्यस्त बनाकर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। लिहाजा उन्हें किसी के सामने रोजगार मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाना होगा। और जी। इस मॉडल में स्वास्थ्य का भी मौलिक अधिकार मिल रहा है, भोजन का भी मौलिक अधिकार मिल रहा है, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल रहा है और समृद्धि और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार मिल रहा है। और हर गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके खीसे में एक पैसा भी नहीं है, उसे भी वो सब चीजें मिलेंगी। और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी। उसके पास पैसा ना होने पर उसे डेबिट अकाउंट पर, उसी के डेबिट अकाउंट पर माउंट किया जाएगा, लोड किया जाएगा और उसे समर्थ बनाया जाएगा कि जितना उसके ऊपर लोडिंग हो रही है उससे बहुत अधिक ज्यादा वो अर्न कर पाएगा। सम्मान के साथ जीते हुए वो इन पांचों मौलिक अधिकार पा पाएगा। तो हरिओम महाराज जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, हम लोगों जी। को जगाने के लिए कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और आजकल धर्मशास्त्री कथावाचकों की यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। तो क्या जी। आप कथावाचक महाराज, धार्मिक संगठनों के प्रबुद्ध लोगों से आप जुड़े हुए हैं, उनके पास आप जाते भी हैं, तो क्या हम उनको सूची बनाकर वो जो काम कर रहे हैं उसे करते रहें? उसी के साथ 10 मिनट यदि महापरिवर्तन के लिए लोगों का हम जागरण करके संगठित कर सकेंगे, तो आज जो हमारे प्रतिनिधि हैं
उन्हें ही विवश करके हम ये व्यवस्था जमीन पे उतार सकेंगे। तो इसमें हरिओम महाराज जी, हमें आपका क्या सहयोग मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, और जो हम लोग लाइव चर्चा करना चाह रहे थे वो शुरू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी, देखिए, आपका जो विचार है बहुत सराहनीय है। ये समाज के लिए एक नई दिशा धारा मिलेगी समाज को। और आध्यात्मिक जो संस्थान या प्रवचन करता है, तो उन सभी संतों को भी ऐड करना चाहिए। पर सबका अपना अपना विचार होता है, अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है कि हमें किस पे कार्य करना है, समाज में किस पे कार्य करना है। तो अब लोगों का किस पे भाव है, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। परंतु यदि मेरे से व्यक्तिगत यदि ऐसी राय मानी जाए या डिस्कस किया जाए, तो मेरा व्यक्तिगत भाव और विचार है कि होना चाहिए, इसे समाज में बदलाव के लिए ऐड करके लोगों तक इस मिशन को, इस मुहिम को पहुंचाना चाहिए। क्योंकि देश में बेरोजगारी, अपराध जो विषय बना हुआ है, और आपसी सामंजस्य न होना है आपस में सभी का, तो ये सब चीजों में लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि समाज सेवा के साथ साथ एक कानूनन जो प्रक्रियाओं की जो सेवा है, ये सेवा भी होना चाहिए। और इसमें आपका मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक जीवन का अच्छा अनुभव जुड़ा है। अर्थव्यवस्था, शास्त्र, अपराध, सारी चीजें जिससे समाज में अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो मेरा मानना है कि न्याय उचित बात है। और मैं तो आपके साथ कल भी थे, हम आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे आगामी। क्योंकि कई बार सत्संग में रहते हैं या व्यस्तता रहती है तो बात नहीं हो पाती, ये अलग विषय है। पर भाव, मन से, शरीर से और कर्म से, हम तीनों चीजों से आपके साथ सदैव जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे जब से संपर्क हुआ है मेरा। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा। जब आप सत्संग करते हैं तो सत्संग के बाद के जो 10 मिनट हैं, वो क्या वहां उपस्थित लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, गूगल कॉल के माध्यम से, क्या हम जो है उनसे 10 मिनट की चर्चा करके, क्या उन्हें जागृत करके, क्या उन्हें प्रेरित करके क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके, और ऐप के माध्यम से अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों और पड़ोसियों आदि को जोड़ते हुए, क्या वो ये प्रभावी व्यवस्था बिना किसी खर्च के, बिना किसी जुलूस के, धरना के, बिना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए, बिना कोर्ट कचहरी में पिटीशन दिए, बिना जनता मंतर पर धरना दिए, यदि इस सरल उपाय के तहत ये महापरिवर्तन संभव है, और आज जो हमारे चुने हुए नेता हैं उन्हीं को थोड़ा सा मजबूत और बेबस करते हुए यदि हम इसी वर्ष से ये व्यवस्था यदि जमीन पर उतारना प्रारंभ कर सकते हैं, तो इसका लाभ हमें 2024 से ही मिलने लगेगा। और यदि किसी कारण से हमारे राजनेता अपने अहंकार से अपने इस कर्तव्य को यदि वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उन्हें बड़ी आसानी से ऐसे लोग जो अधिक से अधिक लोगों को भागीरथी प्रयास करके जोड़ेंगे, उनकी मेरिट लिस्ट बनाकर ऐसे 543 लोगों को हम जो है चंद्रगुप्त कहेंगे। और इन चंद्रगुप्तों को टिकट देने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक इसी कार्य के लिए एक पार्टी को जन्म दिया है, जिसका नाम दिया है श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। तो अब जो है अपराध मुक्त भारत मिशन की एक पार्टी भी है, और वो पार्टी और कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं करेगी। वो केवल एक ध्येय से ही पैदा की गई है कि जो भागीरथी प्रयास करके इस महापरिवर्तन में अपना जोड़ने की जो व्यवस्था है उसमें यदि वो अंगीकार करेगा, अपना कार्रवाई करेगा, ऐसे लोगों तक टिकट पहुंचाया जाएगा। और हम सभी लोग अपने जाति, धर्म और उसके आधार पर अपने आप ही तब तक ऊपर उठ जाएंगे, और अपने बच्चों को और खुद को अच्छा भारत देने के लिए हम जब इन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे, तो पूरे 543 के 43 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता विजयी नहीं होगा। फिर जो प्रार्थना हमें आज के राजनेताओं से करना पड़ रही है, वो हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर उतार देंगे। क्योंकि आज के राजनेताओं से तो मैं बहुत सरल प्रार्थना कर रहा हूं कि ना तो हम आपके दिमाग को तकलीफ देंगे,
ना आपके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ देंगे। इन 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के लिए मॉडल्स बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी बनी हुई है, उसे रिफाइन करने की जरूरत है। लिहाजा हर विधा के लिए, हर लक्ष्य के लिए अलग अलग टास्क फोर्स गठित करते हुए जो लोगों ने अपना पूरा जीवन इसी कार्य में लगा दिया है, ऐसे लोगों को पहचान करके उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाकर उनकी सहभागिता लेते हुए जो बने हुए मॉडल हैं उनको रिफाइन करके जमीन पर उतारना बेहद ही आसान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस काम के लिए धन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो ये 5 मौलिक अधिकार दे रहे हैं, इन 5 मौलिक अधिकारों के तहत हम जो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहे हैं उससे धन का निर्माण हो रहा है। लिहाजा हमें महापरिवर्तित भारत को जमीन पे उतारने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। तो हरिओम महाराज जी, आप बताइए, आप जो है सीधी सहभागिता कैसे निभाएंगे और आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो साधु संतों को और इनसे आपका जुड़ाव है, बहुत सारे लोगों से गुरु शिष्य का जुड़ाव होगा, बहुत सारे लोगों से आपने साक्षात किया होगा, तो क्या आप इस काम के लिए उन जगहों पर जाकर, आवश्यकता होगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, उनसे संवाद करते हुए उनके क्रियाकलापों को हम नहीं बदल रहे हैं। जो महंत जो भी कर रहे हैं, कथा वाचन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना संगठन चला रहे हैं, जैसे गायत्री परिवार अभी 2026 में उनकी अखंड ज्योति को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और वो उस अखंड ज्योति को घर घर पहुंचा रहे हैं। तो मेरी गायत्री परिवार से प्रार्थना है कि जब आप घर घर पहुंचा रहे हैं तो साथ में महापरिवर्तन की ये बेला भी घर घर पहुंचा देने में हमारी मदद करिए। हम सभी लोगों को जोड़कर आज जो हमारे चुने हुए राजनेता हैं उनको मजबूत करते हुए, मजबूर करते हुए, विवश करते हुए ये व्यवस्था 2024 से ही इसका प्रारंभ कर देंगे। और यदि वो नहीं मानेंगे तो फिर ऐसे महारथी लोग जो इस चीज को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, उनको जो है चंद्रगुप्त बनाया जाएगा, उनको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाएगा और उनमें से जो 82 लोग होंगे जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो मंत्री भी बनेंगे। लिहाजा यदि आज के राजनेता नहीं मानते हैं तो हमें इन राजनेताओं पर, इन राजनीतिक पार्टियों पर हमें आश्रित नहीं होना होगा। हमारे चंद्रगुप्त ही नई विधा लिखेंगे। आप इस चिंतन से कहां तक सहमत हैं? नहीं, मैं तो सर पहले भी सहमत था, आज भी सहमत हूँ, कहने की तो कोई बात ही नहीं है। और देखिए अभी हमने भी क्या, जो पहले सत्संग चलता था हमारा, तो सारे सत्संगों को हमने स्टॉप किया है और स्टॉप करके हमने एक आत्म साक्षात्कार पूर्व में लगभग 1 वर्ष पूर्व भी आपके मेरे इस विषय में जिक्र हुआ था, मैंने अपना विचार साझा किया था। तो आत्म साक्षात्कार को लेके हम भी एक मुहिम बनाए हैं कि जिस प्रकार यदि गायत्री परिवार अपनी अखंड दीपक, अखंड ज्योति को जन जन तक पहुंचा रहे, तो हम सब लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि अभी हम जो भी कर रहे हैं ये संसारिक इस 5 तत्वों की काया कर रहे हैं जो एक समय पश्चात विलीन हो जाएगा। और हमारे सारे जीवन में बदलाव का एक ही स्रोत है, वह है आंतरिक, स्वयं की ऊर्जा, स्वयं की चेतना, स्वयं के तरंग और स्वयं के विचार। जो चेतन और अपचेतन में मन में जो विचार आते हैं उसी अनुसार इंसान क्रिया कर्म करता है, उसी में कई श्रेणियों में इंसान जाता है और अपना अनमोल जीवन को बर्बाद कर लेता है या आबाद कर लेता है। दोनों पहलू हैं उसमें। यह मध्यम वर्गीय जीवन जीता है जो जीवन जीना खाना। परंतु यदि हमें समाज में बदलाव लाना है, ये सारी चीजें या जो भी अब धार्मिक संस्थान काम करती है, हम सबका सम्मान करते हैं, नमन करते हैं, तो इसके साथ है उनको शरीर के अंदर जो हमारे अंदर आत्म ज्योति प्रकाश है, जो एक दीपक की लौ है, ज्योति है, जिसके माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सृष्टि को समझ रहा हूँ, संसार को समझ रहे हैं, हम अन्य संस्थानों से जुड़ के संस्थानों के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और सारी चीजों में मुख्य भूमिका और कार्य है
सामाजिक समरसता और मानव जगत का कल्याण और मानव जीवन का और साथ में सरकार का योगदान सहयोग करना। तो इसके साथ हमको जब तक इंटरनल एनर्जी को नहीं समझेंगे, इंटरनल पावर को हम अनुभव नहीं करेंगे, आंतरिक चेतना में, ऊर्जा में हम ज्योति प्रकाश जागृत नहीं करेंगे, अपने शरीर के अंदर ऊर्जा रूपी दीपक का लौ नहीं जलाएंगे, जब तक हम बाहर का कार्य करेंगे पूर्ण रूपेण सफलता कभी नहीं पा सकते। यदि हमें जीवन में सफलता पाना तो हर इंसान की चेतना को जगाना पड़ेगा, मन चक्षुओं को जगाना पड़ेगा, आंतरिक ऊर्जा को जगाना पड़ेगा, तभी हम कार्य कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं भी ये विचार अपना साझा करना चाहता हूँ। और रही बात आपके इस मिशन में, तो वह मिशन आपका नहीं है, समाज का है, देश का है, राष्ट्र का है और विश्वव्यापी है और मानव जगत के कल्याण का है, जो संसारिक भौतिक संसार से जुड़ा हुआ है, भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ है। तो उसमें हम आपके साथ थे, आपके विचार से हम पूर्णतः सहमत कल भी थे, आज भी सहमत हैं और भविष्य में भी हैं। और यह आस क्रिया योग जो हम चला रहे हैं, जैसे हर संत एक समाज सेवा करते हैं, देश और राष्ट्र को अपना योगदान देते हैं, तो उसी अनुसार परमात्मा ने मुझे भी ये ऐसा अनुभव होता है मुझे ये आदेशित कर रखे हैं कि आप ध्यान साधना के माध्यम से स्वयं की चेतना को लोग जगाएं। शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से बाहरी तरंगों से काम करते हैं, पहले अंदर मेंटेन हो जाएं, सेटल हो जाएं शरीर के अंदर की ऊर्जा, फिर बाहर हम लगाएं तो सफल होंगे। तो मेरा जहां भी ध्यान साधना का कार्यक्रम होगा और जो भी मैं अपना विचार साझा करूंगा, तो उसमें मैं आपके लिए भी जो मेरे से मन पड़ेगा तो मैं करूंगा। और अब इस मिशन में हम भी निकलने को काफी समय से सोच रहे हैं कि निकलें, और उम्मीद है कि इस 9वीं के बाद निकलेंगे, माता जी का आशीर्वाद लेके, आपका मार्गदर्शन लेके, तो उसमें आपके विचार को भी हम साझा करेंगे, क्यों नहीं बहुत सुंदर। करेंगे। और उसमें दो चीजें अपन कर सकते हैं। एक जी। तो ये है कि जिसको जागृत करते जाएं, उसको इंटरनली भी जागृत करें, एक्सटर्नली भी जागृत करें। और यदि उसकी बाहर की चीजें बदल जाएंगी तो उसे अंदर की तरफ जाने के लिए एक अनुकूल वातावरण मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज चारों तरफ इतना मक्कारी, भ्रष्टाचार, बदमाशी, यांत्रणा, इतने घटिया चीजें चारों तरफ हो रही हैं कि कहीं ना कहीं उसको आंतरिक केंद्रित करने में भी दिक्कत होती है। और यदि वो आंतरिक केंद्रित होकर सांत्वना प्राप्त भी कर लेता है तो उसका हृदय फिर से व्यथित हो जाता है जैसे ही वो बाहर से जुड़ता है। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? तो यदि हम उसको बाह्य वातावरण भी अच्छा दे दें, अंतर को अपन जगा ही रहे हैं, तो उसको अंतर और बाहर सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, दोनों जगह उसमें अंतर विरोध नहीं मिलेगा और वो एकाग्र होकर ना केवल आत्म जागरण कर पाएगा बल्कि एक पूरा जागृत जीवन जी पाएगा, जो अपने आप में सतयुगी होगा, राम राज्य जैसा होगा, जहां पर खुशहाली होगी। क्योंकि जो खुशहाली है वो आपका अपना चरित्र है, आपका अपना व्यवहार है, अपना एटीट्यूड है। जहां तक रिसोर्सेस की बात है तो नेचर ने हर चीज अबंडेंस में बनाई है। आज यदि हम भुखमरी से मर रहे हैं या हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां हमारे पास सब चीजें नहीं हैं, हम जो है शराब का सेवन करने लगे हैं, हम गलत आचरण करने लगे हैं, अपने ही घर पर जो है जिन लक्ष्मी माताओं को हमें पूजा आराधना और आदर सम्मान देना चाहिए उनका हम अपमान करने लगे हैं, उनके साथ मारपीट करने लगे हैं। ये सब जो है हमारा अपना क्रिएशन है। अन्यथा भगवान ने प्रकृति में हर चीज अबंडेंस में दी है और हमने जो मॉडल डेवलप किया है वो भी अबंडेंस का मॉडल है। इवन बाहरी कामों के लिए धन की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 140 करोड़ लोगों को रोजगार देते हुए, उनको ट्रेनिंग देते हुए, उनको टूल्स देते हुए, मशीनरी देते हुए, उन्हें उसमें सिद्धस्त बनाते हुए, उनको अलाइन करके हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे। और जितनी राष्ट्रीय संपदा निर्मित होगी उतनी भारत विकास निधि, जो कि एक डिजिटल करेंसी होगी, वो ऑटो जनरेट करने की व्यवस्था की गई है और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। लिहाजा धन जो अभी हम जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, हम उसमें काफी हद तक जो है हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे नहीं रहेगी, एफडीआई पे नहीं रहेगी, और हम
अभी जो हम बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में पहुंच गए हैं, जहां हमारी जलवायु वायु विषाक्त हो गई है, पानी विषाक्त हो गया है, हमारा जो है भोजन विषाक्त हो गया है। अब हमें कैंसर होने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जो हम खा रहे हैं उसी को खाते रहें, जो पानी पी रहे हैं उसी को पीते रहें और दूषित जलवायु में सांस लेते रहें, हम सभी को कैंसर होना ही है। मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है कि यदि हम लोगों ने भागीरथी प्रयास करके इस व्यवस्था को इस 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार के तहत नहीं बदला, तो भारतवर्ष की भी और दुनिया की 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। और जब हम कैंसर से पीड़ित होंगे तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी होगी, हम वार्तालाप किस तरीके का करेंगे, हमारी कृषि कैसी होगी, हमारा व्यवसाय कैसा होगा, हमारी सर्विस सेक्टर कैसा काम करेगी, हमारी इंडस्ट्री कैसे काम करेगी। क्या हम समय रहते जागकर जो छोटा सा और सरल सा उपाय बता रहे हैं, जिसमें समग्र फायदा हो रहा है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, और कहते हैं कि इस जीवन में अच्छा जीवन भोगते हुए जब हम परलोक जाएंगे तो वहां की स्थिति जो स्वर्ग की स्थिति है और जो जीवन अपन यहाँ बिता के जाएंगे वो लगभग एक जैसे होंगे, क्योंकि हमारा यह जीवन भी सतयुगी हो जाएगा, हमारा जीवन भी राम राज्य जैसा हो जाएगा। और यदि हम इतने आसानी से ये कर सकते हैं और हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमें कहीं किसी को पिटीशन नहीं देना है, किसी से प्रार्थना नहीं करना है, तो इतना साधारण उपाय करना और समझाना, हरिओम महाराज जी आप बताइए कि कठिन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से उद्देश्य चल रहा है और जिस तरह से संकल्प लेके समाज के बीच में संदेश दे रहे हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब बहुत सरल ढंग से लोगों को योजनाएं मिलेंगी, मन को शांति मिलेगी और जो आज डर डर और भय का माहौल है, उन माहौलों से लोग ऑटोमेटिक दूर होंगे और सतर्कता आएगा और बहुत अच्छा कल रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। मेरा तो इसमें हम दो प्रार्थना आपसे करना चाहते हैं। एक तो जो आप कर रहे हैं, लोगों को जगा के, जो आप एकाग्र आत्मा को जमा के इंटरनल जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस कार्य में आप जहां भी जाते हैं, यदि एडवांस में सूची हमारे पास रहेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भौतिक रूप से वहां पहुंच सकूं, और जहां किसी कारण से भौतिक रूप से नहीं पहुंच पा रहा हूंगा वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जरूर पहुंचूंगा और आप वहां जो श्रद्धालु इकट्ठे होंगे उनसे जरूर मुखातिब होंगे। नंबर एक। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि क्या आप ऐसे जो है रिलीजियस संगठन, जैसे हमने गायत्री परिवार का नाम लिया है, जैसे और भी बहुत सारे जो है सिद्ध पुरुष हैं, कथावाचक हैं, जो अच्छी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहें। उसके साथ साथ क्या वो हमारी इस सहभागिता में भी हमें 10 मिनट का समय दे दें। उन्हें अपने मुख से यदि कहने में कोई दिक्कत है तो चाहे वो अपने मुख से ना कहें, इतना ही कह दें कि डीजी साहब आए हैं, आप इसको समझिए, सोचिए, और यदि आपको लगता है कि इसमें आपका कल्याण छिपा है तो जरूर जुड़िए। इतना कहने से हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को कोई कष्ट दे नहीं रहे हैं और हर तरीके का महापरिवर्तन दे रहे हैं, नियम कानून से लेके उसको समृद्धि दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, और स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, भोजन भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, और वो शिक्षा भी वैदिक शिक्षा होगी। क्योंकि वैदिक शिक्षा को यदि हम ठीक ढंग से देखेंगे तो इतना ज्ञान छिपा हुआ है। अभी ही मुझे जो है ना मालूम पड़ा कि एक ऋषि ने विमान शास्त्र लिखा है जिसमें 36 तरीके के विमान बनाने की विधि दी गई है। तो ऐसे मालूम नहीं कितने और शास्त्र होंगे जिनसे हम अनभिज्ञ हों। तो इन शास्त्रों को हम पढ़ें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर उसे जमीन पे उतार दें। भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा, ऐसा मेरा सोच है। और भारत विश्व गुरु जो है इसी ज्ञान के और इसी विज्ञान के आधार पर बनेगा। तो उसमें ज्ञान की भी जरूरत होगी, विज्ञान की भी जरूरत होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हब होगी, तब हम समग्र कहलाएंगे। हम जो अभी बहुत सारे हमारे लोग आडंबर कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, अपने आप का जो है ना झूठा महिमा मंडन कर रहे हैं,
कोई कह रहा है कि चटनी खा लो, कोई कह रहा है दही के पापड़े खा लो, कुछ कह रहा है कुछ खा लो कल्याण हो जाएगा। ये जो शुद्ध मूर्ख बनाने वाले तरीके हैं, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि ऐसे ढोंगी लोग और ज्यादा स्वतः विलुप्त हो जाएं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और लोगों को इतना ज्ञान होना चाहिए कि ढोंगियों से तो हमें बचना ही होगा। पर क्या ये सो हाँ। पर ये समझ में नहीं आता हम्म। कि लोग बागों के अंदर इतनी चेतना और इतनी समझ क्यों नहीं आ रही है कि गलत सहित से डिसीजन कर सकें कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये मुझे मुझे लगता है कि इसका जवाब ऑलरेडी रामचरितमानस में दिया है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेगी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों की मति प्रभु ने हर ली है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अब मति वापस आने का समय आ गया है। यदि वो वापस आने का समय नहीं आ रहा होता तो हम और आप इतने शिद्दत के साथ इस जन कल्याणकारी कार्य में नहीं लगे होते। क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं तो सहमत हूँ। क्योंकि और देखिए ये जो परंतु जब इस विचित्र संसार में जब लोगों को ऐसी जगह देखते हैं और मेला जैसे भीड़ लगा के लोग बैठे रहते हैं शिक्षा और स्वयं के विवेक को छोड़ के और बच्चों को सही समय पे सही शिक्षा को छोड़ के और 4-4 6-6 घंटे बर्बाद करते हैं, तो इतना मेरे समझ में नहीं आता कि उनकी चेतना बुद्धि कहाँ गई जो इस तरह का करते हैं और इस तरह की जगह जाकर और अपना डिसीजन करते हैं। मतलब दुख लगता है कि हमारा सनातन धर्म की क्या स्थिति थी और आज क्या कर रहे हैं लोग और ये लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो ढोंगी लोग हैं वो अपने कार्य में सफल हो रहे हैं, वो लोगों को मूर्ख बनाकर बड़ा धन इकट्ठा कर पा रहे हैं और वो एक राजसी जो है ठाटबाट के साथ जी पा रहे हैं और चारित्रिक रूप से घृणित काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब वो अकेला जो है ना धन नहीं कमा रहे हैं मूर्ख बना के, बल्कि उनमें ढेर सारी चारित्रिक दुर्बलताएं भी हैं, क्योंकि अंदर से तो वो स्ट्रांग है ही नहीं, अंदर से तो वो खोखले हैं। अब यदि वो अंदर से खोखले हैं, बाहर से ढोंगी हैं, तो ऑब्वियसली जब धन आ जाएगा तो वो अपने साथ अवगुण भी लेके आएगा। बिल्कुल। तो आज जो वो लोग पकड़े जा रहे हैं ब्लू फिल्म जैसी सीरीज और इन सब चीजों के साथ, तो ये सब तो होना ही था। लेकिन मुझे लगता है कि अब बदलाव भी आएगा, क्योंकि बदलाव का इतना साधारण सा उपाय आपको नहीं लगता है कि हमारे जो नारद मुनि जी थे वो बहुत दुखी रहते थे कि साहब जो है नरलोक में लोग बाग जो है बहुत दुखी हैं, और वो जगह जगह जाकर उन्होंने पूछा कि साहब इसका क्या उपाय है, और एक छोटी सी सत्यनारायण की कथा से उन्होंने सबके कल्याण का उपाय खोज निकाला। आपको नहीं लगता है कि अपराध मुक्त भारत के 21 महालक्ष्य और 5 जो है मौलिक अधिकार इतने सरल उपाय के तहत मिल रहे हैं? ये सत्यनारायण, ये कलयुग की सत्यनारायण कथा ही है। जी जी, ये आप मानते हैं कि कलयुग की सत्यनारायण कथा हो सकती है? सर जहाँ समाज सुधार की बात आ जाए और समाज सुधार में जहाँ परिवर्तन आए, तो सत्यनारायण का तात्पर्य तो यही है कि लोग कुमार्ग को छोड़ के सुमार्ग में चले, सत्यता की ओर चले, वास्तविक मूलों को समझ सके। और यदि अपराध मुक्त भारत में वास्तविक मूलों से लोगों को स्वयं चीज से स्वयं को अवगत कराता है, तो इसमें गलत है कहाँ? सच ही तो है जो आप कह रहे हैं। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यदि आपकी अनुमति हो तो विराम दें। जी जी, जैसे आपका मार्गदर्शन। अच्छा, आप ये बताइए, हम एक कोशिश करें कि हम लोग जो है कम से कम सप्ताह में एक दिन, यदि ज्यादा संभव नहीं है तो हम लोग जो है चाहे गूगल मीट से मिलें या किसी भी तरीके से मिलें, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरीके का शास्त्रार्थ जाएगा तो अनुकूल विचारधारा, अनुकूल तरंगे पहुंचेंगी, तो लोगों को जुड़ने में सहायता मिलेगी। तो आप विचार कर लीजिए और हमें समय बताइए, तो अपन उसको कोशिश करेंगे कि यदि प्रतिदिन संभव नहीं है, तो यदि प्रतिदिन संभव है, आपका सत्संग का समय निर्धारित है, तो उसी से जोड़कर हम इसको भी कर पाएंगे। और जब हम ये कर रहे हैं तो सत्संग में जो लोग बैठे हुए हैं
वहां पे आपके यहाँ कोई टीवी या कोई ऐसा वो लगा सकते हैं जिससे कि वो हम लोगों की वार्ता को देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, और हम उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर भी दे पाएंगे, और उनके जो परीक्षाएं हैं उनका जवाब भी दे पाएंगे। तो संभवतः एक अच्छा जो है वो मौका मिल सकता है। जी। देखिए, मैं इसमें कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं पूर्व के जो सत्संग थे उनको सब छोड़ के अब ध्यान योग साधना के मिशन में लगे हैं हम भी। तो अभी ज़्यादा गैदरिंग तो यहाँ होती नहीं है, क्योंकि मेरा भी यही उद्देश्य है कि बाहर निकलें और जन जन में संपर्क करें। तो ऐसा मेरा भी प्रयोजन बना है। तो जैसे कहीं गए और ये सारी चीज़ें हुई, तो अपन उस संदेश को रखेंगे। और आश्रम में मेरा रहना होता है महीने में 2-4 दिन, बाकी दिन मेरा कंटिन्यू बाहर समय बीतता है। अच्छा। समय प्रॉपर और समय शेड्यूल मेरा फिक्स होता नहीं। अभी भी जब आपका कॉल आया तो मैं आध्यात्मिक पुस्तक लिख रहा था, तो 2-3 लोग आ गए, तो बैठ गया मैं थोड़ा सा, तो उठा लिया। क्योंकि आजकल मैं 80% फोन रखना कर दिया हूँ बंद, क्योंकि मुझे ऐसा आभास होता है कि इसका रेडिएशन और फोन ये जीवन के मार्ग के बाधक है। यदि हमने 15 साल सेल फोन को बहुत ज्यादा यूज किए, तो इससे ऐसा लगता है मुझे कि तनाव बढ़ा है, व्यस्तता बढ़ी है, न कि कोई समाधान हुआ है। तो आजकल मैं फोन को साइलेंट करके 80% या तो ड्रॉज में रखता हूँ, या फिर मेरे जो 1-2 सहयोगी हैं वो लोग ऑपरेट करते हैं, उठाते हैं फोन। जिस कारण से कई बार समय मिला तो शाम को मैं 5-6 बजे उठा लिया, कभी सुबह देख लिया। पर अभी इसको मैं शेड्यूल बहुत जल्द बना रहा हूँ कि कैसा बनाए हम इसको अनुकूल करें। मेरे ख्याल से नियमित यदि रहेगा तो जो सामने लोग देखेंगे वो भी, और जो है लाइव रहेगा तो वहां पर लाइव कोई देख लेगा, और यदि लाइव नहीं देखेगा तो बाद में देख लेगा। जी। क्योंकि मुख्य उद्देश्य है कि ये ऊर्जा पहुंचे। इस ऊर्जा का पहुंचना बहुत आवश्यक है। यदि ऊर्जा पहुंचेगी तो देर सवेर वो अपना काम करेगी। एक ऊर्जा बीज जैसी है, और जैसे बीज जो है समय आने पर अनुकूल वातावरण मिलने पर एक वृक्ष का रूप धारण कर लेगा, ऐसे ही ये ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाएगी। तो महाराज जी चिंतन कर लीजिए, आप अपना शेड्यूल बना के मुझे भेजिए, और फिर मैं देखता हूं कि हम लोगों की क्या सहभागिता हो सकती है, हम लोग साथ साथ संदेश को कैसे पहुंचा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि ज्यादा लोगों को यदि हम, और अपने ही जैसे लोगों को यदि पहचान के जिससे आपका संपर्क हो, यदि उनसे चर्चा हो जाए और वो भी इस सहभागिता में आगे बढ़ जाए, तो उनके क्रियाकलापों में बिना किसी दखल के हम उस मंच का लोगों को जोड़ने के लिए उपयोग कर पाएंगे। और अब क्या है कि ध्यान योग साधना में ग्रामीण अंचल तो काफी कम जुड़ा है, बाहर के लोग जुड़े हैं, और बाहर के लोग जो जुड़े हैं वो अपनी व्यस्तता में ही इतने व्यस्त हैं कि प्रॉपर टाइम हमें ही नहीं दे पाते। फिर भी मैं आपके विचार को साझा करूंगा, शायद इससे कुछ समाधान निकले और शायद उनके विचार बदले और समय अपना निकाल सकें वो लोग। यदि आप उनके नाम नंबर भेज देंगे तो हम एक अलग ग्रुप बना देंगे। तो यदि उस समय नहीं देख पाएंगे तो उनके पास वो फीड डाल देंगे, वो अपनी सुविधा के हिसाब से जब उनको लगेगा वो देख लेंगे, कि उनको लगेगा कि डीजी साहब और महाराज जी का चिंतन है, तो जब भी उनको समय मिलेगा तो शायद उसे सुन पाएंगे, है ना। जी जी, ठीक है। चलिए अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।